हम्म, एक फिर से एक सवाल रिपीट हो रहा है कि हम्म। आपने फर्स्ट टाइम आईएएस के लिए डिसाइड कब किया था कि चलो अब जाते हैं और दिल्ली में आईएएस की तैयारी करेंगे? एकदम रियल बताऊं तो बहुत इसमें भी ऐसे अलग तरह की स्टोरी है। हाँ, आप भोपाल एसएसबी जाओगे, वहां से वापस निकलते हो तो लेफ्ट साइड वो डिफेंस वालों के क्वार्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल। सिविलियन डिफेंस, मतलब जो आईएएस के थ्रू जाते हैं। और वो देख के मेरे को लगा कि मेरे को सीधा ये, मतलब वही है ना कि आपको डिफेंस में जाना है तो आप क्या किस तरीके से और जा सकते हैं, वो मेरे को मिला आईएएस में। और मैं भोपाल से डायरेक्ट शाम को 9 बजे एक ट्रेन आ रही है दिल्ली, वही पकड़ी और डायरेक्ट दिल्ली आया हूँ मैं। तो ये केवल बहुत छोटा मोमेंट था जिसमें मैंने डिसाइड किया कि आईएएस की प्रिपरेशन मेरे को क्विक करनी है। डिसीजंस और कभी-कभी बहुत कारगर साबित हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो अब जैसे कि अपने इंजीनियरिंग करी हुई है, जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो टोटली फोकस हो जाए एएससी के थ्रू, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, और एक हो जाए गेट की तरफ। तो आपका कैसा था कि आपने सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस किया या सिर्फ गेट को फोकस किया या फिर दोनों को लेकर के चले? मैं मतलब मेरा फोकस केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज था। ऐसे नहीं है कि मैं गेट की प्रिपरेशन नहीं करता था या गेट के लिए टाइम नहीं देता था, मतलब टाइम दिया नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ। मेरा ऐसे टारगेट यही था कि मैं अपनी पढ़ाई उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मेरा इंजीनियरिंग सर्विस निकलेगा। वाह। ठीक है। तो उसमें बाकी मैंने ये बताया कि मेरी गेट रैंक 420 थी 2020 में, और 21 में मेरी 396 थी। तो मैंने हाँ ऐसे टेस्ट दिए हैं, गेट के भी टेस्ट दिए, ऐसा नहीं कि मैं सीधा मुंह उठा के गया हूँ पेपर दे दिया, नहीं। मतलब एटलीस्ट मैंने 1 मंथ उसको दिया है, तैयारी तो गेट के करी लिए है। केवल। हाँ, हम्म। तैयारी की है। तो यदि आपको ऐसे मतलब इस टाइप का मेरी तरह हो कि केवल आपको इंजीनियरिंग सर्विस जाना है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि 1 मंथ इज मोर देन एनफ फॉर गेट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीटली फॉर ईएससी। इंजीनियरिंग सर्विस। ओके। हाँ। तो ये हमसे एक तो ये पॉइंट्स मिल गया है कि अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप गेट को 1 महीना दे करके अच्छे से क्रैक कर सकते हो, लेकिन मेहनत लगेगी। हाँ, तो तो ये मतलब ये है कि गेट मतलब जो मेरी रैंक आई है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मेरा ये मानना है और ये सही मानना है। मतलब ऐसे नहीं है कि केवल मेरा दोस्त था जिसकी हमारे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ग्राउंड था, ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स रहते थे टेस्ट में। और वो 2020 में था, नहीं 2021 में उसकी 48 रैंक है। तो ऐसे गेट गेट क्या है, थोड़ा इस टाइप का एग्जाम है वो। यदि एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। और टेक्निकल यदि सही एनालिसिस ढंग से प्लस माइंडसेट। माइंड सेट, हाँ। या तो उस टाइम यदि एकदम टेंशन फ्री होके आप एग्जाम दोगे तो मैं 100% कह रहा हूँ कि गेट बहुत अच्छा जाने वाला है 1 महीने की प्रिपरेशन में। प्लस आपकी ईएससी की प्रिपरेशन की हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन उठो और 1 महीने तैयारी करके गेट निकल जाएगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो सोमराज, जैसे कि आपने तैयारी किया होगा प्रीलिम्स का साथ में या फिर प्रीलिम्स का अलग से या फिर दोनों का कंबाइन करके, और आप थोड़ी बहुत इंटरव्यू का जो थोड़ा क्रिस्प हो सकता है, आप ये तीनों चीज का दे दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद जनवरी 2020 में जो हुआ वो सबको पता है, रेलवे की वैकेंसी निकलना। उसके बाद उसमें मेरा नहीं हुआ, प्रीलिम्स नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं बार का एग्जाम दिया, कुछ मेरे को याद है 17-18 मार्च को। और उस 17-18 नहीं, 13-14 को दिया शायद। और 13-14 को देने के बाद मेरे घर वालों ने बोला कि 1 साल हो गए, थोड़ा घर पे आओ, मिल के चले जाओ। मैं घर पे गया और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, राजस्थान में लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन से 4 दिन पहले लगा था। और उस टाइम लॉकडाउन लग गया। तो ये 3 महीने मेरे बहुत अच्छे से बर्बाद हुए। मैं यही कहूंगा। ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की, और बहुत अच्छा अच्छा ये हुआ कि पेपर अगली जुलाई में था, मेरे पास 12 महीने का टाइम था। फायदा। तो हाँ, फायदा। अब मेरे पास क्या हुआ, दिक्कत ये हुई कि जुलाई में मेरे पास ये जो टेक्निकल या जितने वहां मैं प्रिपरेशन कर रहा था वो मेरे पास सब्जेक्ट्स मतलब नोट्स नहीं थे या कुछ भी नहीं था, मेरे पास मटेरियल कुछ नहीं था। तो जो मैंने किया वो किसी को नहीं करना है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। वो मेरे पास टाइम था इसलिए किया मैंने। यूपीएससी सीएससी की जो इकोनॉमिक्स होती है वो पढ़ ली मैंने। और उसी की मैंने इन्वायरमेंट पढ़ ली कि उसका मटेरियल हर जगह मिल जाता है। तो मैंने बोला कि चलो अब टाइम बैठे हैं तो चलो ये कर लेते हैं।
तो उससे मेरा ये एक, मैंने जो कॉन्फिडेंस वाली बात की थी, तो ये जो दोनों सब्जेक्ट पढ़े हुए थे तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई पे रहता था कि नॉन टेक में देखो ऐसे होगा कि मैथ्स आता है, एफटी आता है, इन्वायरमेंट ठीक हो गया है, और करंट अफेयर भी ठीक ठीक कवर कर लूंगा, 4 सब्जेक्ट तो एकदम बहुत अच्छे हैं। तो ये वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, धीरे 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 धीरे, स्लो स्लो। और एक चीज, मतलब मैंने बहुत से पहले टॉपर्स, मैंने अभी आज तक बहुत कम लोगों के, एक बंदे के मैंने टॉपर स्टॉक देखा है। तो ऐसा नहीं कि आप हर किसी का टॉपर स्टॉक देखने बैठे हो, बस एक आदमी को देखो और उसने जो किया है वो एक बार सुनो और उसको फॉलो करो। तो मैंने एक सुना था, अब मैं एग्जैक्टली नहीं, नाम भूल गया हूँ मैं, नाम वाम इतना याद नहीं रहता है, वो सिविल का टॉपर है, फर्स्ट रैंक है हाँ, हाँ। शायद कुछ। तो उन्होंने ये बोला था कि जीएस को आप मिनिमम 3 बार पढ़ो। मैं ये अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि जीएस को कम से कम 3 बार पढ़ो, और एग्जैक्टली मैंने वही किया। तो जीएस उसमें जो एप्टीट्यूड वाला पेपर है बहुत अच्छा है, और उसकी स्ट्रेटेजी यही है, मेरे को करने के बाद भी मेरे को यही लग रहा है कि वही कारगर होगी। आप उसको मिनिमम 2 बार पढ़ने के बाद उसके टेस्ट दीजिए। एक बार के बाद भी आप वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट है वो 2 बार पढ़ने के बाद दीजिए, और उसमें जहां जहां कमी है उसके बाद आप थर्ड बार रिवीजन कीजिए। जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें, उसमें भी मैंने उसी टाइप से, मतलब ये था कि ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुका था, ऑलरेडी मैं ईएससी 2020 के लिए अपीयर हुआ, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो ये मैं चीजें इतनी इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे पास टाइम था। और मैं ये बोलूँ कि आप सब लोग ये करने बैठो तो शायद उतना नहीं हो पाता है। मैंने बुक से भी पढ़ा है, जो मेरे लाइब्रेरी में आते थे उनको पता है, मैंने बहुत सी चीजें बुक से भी पढ़ा है, केवल नोट्स पे नहीं दिया है। और दूसरी चीज, जैसे ये एक, जो जितनी ये है ना जो चीजें चलती है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैंने कभी नहीं बनाई। ये मैं अच्छा जी। चीजें क्लियर कर रहा हूँ बस, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको, जो करता है शॉर्ट नोट बनाता है वो गलत है, या नहीं बनाता है वो गलत है। मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने हल्की सी बुक से भी पढ़ाई की है, और मैंने हल्की सी, मतलब बगैर शॉर्ट नोट्स के बुक से पढ़ाई की है। तो ये मेरा प्रीलिम की स्ट्रेटेजी ऐसे थी कि मैं बुक्स को पढ़ता था हल्का फुल्का, जहां मेरा जो चीज मेरी वीक है। हर चीज पढ़ने बैठोगे तो बुक्स का इतना बड़ा तो ढेर लगता है, उसको आप खोलने सही बात बैठोगे है। तो बहुत मुश्किल चीज है। तो जहां जहां आपको वीक लग रहा है वो वर्ड करो। और प्रीलिम्स की बहुत एकदम, मतलब केवल ईएससी नहीं, सीएससी के लिए भी ये मैं उसको ट्राई एंड टेस्टेड बोल सकते हो, कि पिछले 5 साल के पेपर खुद से ओमार सीट लेकर के बैठ के सोल्व करो। वो 5 साल के पेपर में आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। जब ये करना तब है जब आपको लगे कि थोड़ा स्पीड अप करके, जब आपको 1-2 महीने पहले लगे कि अब आपकी ईएससी की एक बार की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको वो करना है जिसमें आपको कमी लगे। तो 5 पेपर दीजिए आप पिछले, जैसे अभी हमारे पास 2017 का पड़ा है, 16 वाला हमारे काम का है नहीं उतना, नॉन टेक वाला टेक्निकल काम में ले सकते हैं। तो 17, 18, 19, 20, 21 और इस बार 22 का भी आ गया। तो ये 5 साल के पेपर उठाइए और ये दीजिए, और इससे आपका 100% प्रीलिम्स क्लियर होगा यदि आपने मेहनत की। और दूसरी चीज ये है कि मैं, जब मेरे पास इतना टाइम था तो मैं बुक से जब देखता था तो हल्के फुल्के जो डेरिवेशन वाली चीज है वो मैं लिख लेता था। मैं उसको एकदम बैठ के रटता नहीं था, बस एक बार लिख लेता था, ताकि केवल इसलिए कि मेंस के टाइम काम आएगा। तो ये मेन, मतलब ये उसकी प्रीलिम तक की स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद मेंस के लिए ये, मतलब ये जान के बहुत से लोग ऐसे बोला कि भाई कैसे तू अपने आप में कॉन्फिडेंट है। मैं जब एनटीपीसी में था वहां मेरे से एक बंदा मिला कि तू अपने आप में इतना कैसे कॉन्फिडेंट है कि तेरा मेंस बहुत अच्छा गया है। तो मतलब मैंने, उसने पूछा पहले मेरे से, ये पूछा कि क्या तुमने मिलाया है कि कितना क्या गया है। मैंने कहा नहीं मिलाया, कितने मार्क्स। तो मैंने कहा कि देख इंटरव्यू कॉल तो आ रहा है, मैं, और ये मतलब मैंने, ये चीज मैंने 25th को एचपीसीएल के इंटरव्यू में बैठा था, उसी टाइम मैंने ये बोल दिया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि और क्या क्या एग्जाम दिए है। मैं एकदम ऑनेस्ट रहता हूँ ऐसी चीजों में, ऐसे नहीं कि झूठ बोल के बोल दूं कि ये सी नहीं दिया मैंने। मैंने बोला ये सर दिया है। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या स्टेटस है। मैंने कहा सर आई विल बी गोइंग टू क्लियर दिस मेंस एग्जामिनेशन, आई डोंट नो अबाउट नेक्स्ट स्टेज। तो ये चीज मैं उस दिन से थी। तो ये होता इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कितने 3000 पेपर्स, जो ये A4 शीट्स होती है वो मैंने भरी है, 3000। ओह! ह्यूज नंबर। 3000, हाँ, 3000 सीट यदि आप भरोगे तो आप में जो ये चीज, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो आपकी स्पीड है, ये ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी, और उतने में आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। और उसके बाद ये हुआ कि मैं यहाँ टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट टॉप पे था। वाह! ठीक है।
तो उससे मेरे को फायदा ये हुआ कि मेरा पहला पेपर ऐसे जाने को बहुत खराब जा रहा था। जब मैं मेन पेपर में बैठा था, बहुत खराब जा रहा था, और उस चीज से मेरे को हल्का सा, देख ये मैंने अपने तरीके निकाले। जैसे जिसके कम रैंक आ रही है, वो ऐसे मत सोचना कि मेरी कम आ रही है तो मैंने जो सोचा है वैसे आप नहीं सोच सकते। वो आपको अलग तरीके निकालने पड़ेंगे। वो दिमाग को समझाने वाली बात मैंने बोली थी। तो मैंने अपने आप को ऐसे समझाया कि देखो भाई साहब, वहां पे आप टॉपर थे और आपको ये पेपर नहीं आ रहा है, तो ये समझ लीजिए ये किसी को नहीं आ रहा है। सही बात। उस हिसाब से मैंने वो, हाँ, उस हिसाब से मैंने अपने आप को 5-10 मिनट अपने आप के दिमाग में ये चीजें डाली। तो उससे मेरा पहला पेपर, वैसे मार्क्स ठीक आए हैं मेरे, 183 है दोनों पेपर में। तो और सेकंड पेपर में ये था कि सेकंड पेपर मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट थी कि मैं एक्सपेक्ट जितने आए उससे ज्यादा कर रहा था, पर जितने आए उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो उस टाइप की, क्योंकि वो कैलकुलेटिव पेपर। सही बात है। हाँ, तो ये मेंस में क्या होती है, यदि आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करो, थ्योरी को आपको लिख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी वाले जैसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को, बहुत एकदम एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर जो भी है उससे। प्रीवियस ईयर से होता क्या है कि एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलता है, एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है ये भी पता चलती है, और एग्जाम में हमको क्या, मतलब जो हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, ये चीज भी उसमें पता चलती है। तो इन चीजों की वजह से ये सब चीजें, ये आपको प्रीवियस ईयर देने से आपको हेल्प करती है। और ये जब आप मेन एग्जाम में अपीयर होते हो तो उस टाइम भी आपको ये हेल्प करती है। तो ये मेरी मेंस तक की स्ट्रेटेजी थी। उसमें हम डिटेल में, यदि आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है तो हम कभी बाद में डिटेल में हाँ, उसके डिस्कस बाद कर में अपन सकते हैं। कभी डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से पहले मेरा एनटीपीसी में हो चुका था, एनटीपीसी में ज्वाइन कर लिया था सिंगरौली मध्य प्रदेश में। और हुआ ये कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया, उसके 10 दिन बाद एचपीसीएल का फाइनल रिजल्ट आया और उसमें मेरा हो चुका था। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इसको रिजाइन करके और दूसरी ज्वाइन करूंगा, उस तक मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। और मैंने यही किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था। और मेरी 14 तारीख को मेरा इंटरव्यू, 14 तारीख को ही मेरा ज्वाइनिंग डेट थी वाह। एचपीसीएल की। मैंने एचपीसीएल को मेल डाला कि मैं 14 तारीख को इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं 14 तारीख को अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने 15 कर दी ये डेट। और ये जो मेरे को 1 महीना, मैंने रिजाइन किया था 15 फरवरी को, मैं छोड़ के आया, 16 फरवरी को इधर आया, 4 दिन तैयारी करके ईएससी 2022 दोबारा दिया। और, और उसके बाद एकदम इंटरव्यू में लग गया था। तो यदि आपने एक बार सही ढंग से टेक्निकल पढ़ रखा है, तो टेक्निकल को आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 21 नवंबर जो मेंस दिया है, उसके लेकर के 20 फरवरी 2022 तक मैंने कभी टेक्निकल को टच नहीं किया। इवन आई एम एबल टू क्लियर ईएससी 2022। तो वो सब एक एक टाइम का है। यदि एक टाइम आपको दिमाग की टेंशन खत्म हो गई, तो मैंने ये बोला ना कि दिमाग की टेंशन और प्रिपरेशन, ये दोनों चीजें बहुत अलग लेवल की जरूरी है होती है। ये हैंडल दोनों को यदि, करना। हाँ, हैंडल करना बहुत जरूरी है। ये हैंडल कर लिया तो कोई भी एग्जाम बहुत इजी बन जाता है। तो इस ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक ढंग से 20 तारीख से लेकर के और 14 मार्च तक ढंग से प्रिपरेशन की, एक दो मॉक दिए। और उसमें उसके बाद इंटरव्यू में गया तो मेरा मतलब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था और मैं बहुत अच्छा कर पाया वहाँ पे। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी थी इस टाइप की। तो इंटरव्यू के टाइम क्या है, हल्का फुल्का आपको दूसरी जगह की चीजें बहुत पढ़नी पड़ेगी, इधर उधर का हल्का फुल्का करंट अफेयर्स। वहाँ पे आपको आपका जो बैकग्राउंड है या फिर आपका जो थिंकिंग है वो एकदम ऐसे वाइडर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल टेक्निकली सोच सोच के वहीं पे बैठ मल्टी जाओ। डाइवर्सली तो होना जरूरी है। जरूरी है। तो ये चीजें वहाँ इंटरव्यू में थोड़ी हल्की सी मैटर करती है, उतनी ज्यादा नहीं करती है। मतलब मैंने किसी की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है तो उसमें एक जगह ऐसे हुआ कि किसी को टेक्निकल तो नहीं, करंट अफेयर नहीं आ रहा था, तो सामने उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आप अपने टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए मोर देन एनफ है। तो बस वो कॉन्फिडेंस के लिए टेक्निकल करंट अफेयर ये सब चीजें हल्की फुल्की हो तो ये अच्छी रहती है। ये मेरा इतना इस टाइप का एकदम हल्का सा ब्रीफ प्रिपरेशन का पार्ट था। अच्छा सोमराज, आपके कितने मेंबर्स की पैनल थी आपकी? 4 मेंबर की, मतलब पैनल में 4 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है, वो यूपीएससी मेंबर्स बोलते हैं, जैसे यूपीएससी के मेंबर होते हैं। और 3 लोग अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई कॉलेज प्रोफेसर हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई आईएएस भी हो जाए। मतलब को इसमें मेरे को शायद इसमें कौन थे ये मेरे को ये पता नहीं चलता है कि दूसरे बंदे जो बैठे हैं वहाँ पे, पैनलिस्ट बैठे हैं, पैनल में मेंबर बैठे हैं, वो है कौन। अच्छा अच्छा। तो आपने इसके पहले मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लिया इसका कि नहीं, कि डायरेक्ट मतलब सेल्फ? मैंने प्रिपरेशन, मैंने आपको बोला कि मैंने इसका प्रीलिम्स का कोई मॉक टेस्ट नहीं किसी नहीं, की कोई प्रीलिम्स टेस्ट नहीं, नहीं दी। इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। हाँ,
इंटरव्यू के लिए मैंने लिया। इंटरव्यू के हाँ। मैं 2-3 3 मॉक दिए मैंने। अच्छा, अच्छा। तो उसमें 2 ऑनलाइन थे, एक ऑफलाइन था, और ऑफलाइन वाले में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं ठीक कर लूँगा। क्रैक हो जाएगा अच्छे से। हाँ, मतलब ये होता है ना कि थोड़ा एक इतनी कम सीट्स होती है, तो आपको पता नहीं रहता है सही बात है। कि आप पता नहीं कितने मार्क्स से रह सकते हो, कितने मार्क्स से अंदर हो सकते हो। लेकिन मेरे को मतलब ऐसा था कि मैं इंटरव्यू में भी ऑलमोस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं करके आ गया। हुँ। तो ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि यार सोमराज हमारा ही फ्रेंड है और आईएएस में 7 रैंक बहुत हमको बहुत खुशी होती है ऐसा बोलकर कि यार रैंक 7 है। तो सोमराज आपको कभी एक्सपेक्टेशन थी कि यार रैंक 7 आ सकती है?